नमस्कार फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया या अन्य न्यूज़पेपर्स में आजकल भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके विकास की क्या संभावनाएं हैं, उससे संबंधित जो की डेटा होगा, क्यों हम लोगों को इंडिजिनस तरीके से अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप करने की ज़रूरत है, इस दौरान क्या क्या चैलेंजेस होंगे और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिसके आधार पर हम लोग अपने डिफेंस इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो 2025 को बोला जा रहा है कि डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये साल है और इसी से रिलेटेड जो भी की डेटा है या जो की एनालिसिस है वो हम लोग देख रहे होंगे। अब पहले देखिए ये होता था ना कि भारत जो भी डिफेंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सिस्टम्स होता था या हथियार होते थे उन सब का आयात करता था। लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश ने कई आधुनिक रक्षा प्रणालियों का निर्माण किया है और अब हम रक्षा उत्पादों के बड़े निर्यातक बनते जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली चीज़ क्या है कि बढ़ती हुई जो क्षेत्रीय अस्थिरता है दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया की, वो साथ साथ हमारे लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है और हम लोगों को भी अपने डिफेंस सेक्टर को उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया ये है क्या आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इस अभियान की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 13 मई 2020 को की गई थी और इसका उद्देश्य हर क्षेत्र में भारत को पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर बनाना था। और इस चीज़ के लिए कोविड का ये समय था, आप लोगों को याद होगा। इसके लिए जो भारत के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की बात की थी। ठीक है, इतने का ये पैकेज दिया जाएगा, 20 लाख करोड़। एग्जाम में पूछते हैं आत्मनिर्भर भारत किससे संबंधित, तो इंडिया को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। शुरुआत कब, तो 13 मई 2020 को। और ये भी ध्यान में रखना है कि इसके अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात की गई थी। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो एक बड़ा फायदा देखने को अभी के समय में निकल के आ रहा है वो आपकी डिफेंस इंडस्ट्री को है। आज के समय में आपको हमको सबको गौरवान्वित होना चाहिए कि भारत 85 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। भारत जैसे देश के लिए ये उपलब्धि वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है, बिकॉज 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो हम लोगों को सुई तक का आयात करना पड़ता था और आज के समय में हम लोग 85 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहे हैं। जैसे जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसको हम लोग निर्यात करते हैं अर्मेनिया को। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछेंगे। इसके अंतर्गत आज से पहले क्या होता था, पहले के समय में कि इंडिया बहुत सारे रक्षा उपकरणों का आयात करता था। भारत का जो सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का आयात करता था वो रूस था और लगभग भारत को आयातित हथियारों में इस कंट्री की हिस्सेदारी 36% थी। ठीक है, और फिर 2 नंबर पर भारत का प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का निर्यात करता कौन सा देश है, तो वो फ्रांस है। हम लोगों को पता है कि राफेल फाइटर प्लेन का एक बड़ा सा सौदा हम लोगों ने फ्रांस के साथ इस डील को लॉक किया है और फिर 3 नंबर पर इंडिया को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 1 नंबर पर रूस, 2 नंबर पर फ्रांस और 3 नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन 21st सेंचुरी में धीरे धीरे हमारी फॉरेन पॉलिसी यूएसए के तरफ इंक्लाइंड हो रही है और इसीलिए रूस की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। तो कहाँ, तो हम लोग पहले क्या करते थे कि केवल डिफेंस जो भी इक्विपमेंट्स होते थे उनका आयात करते थे, बट अब हम लोग निर्यातकर्ता की भूमिका में आ रहे हैं। बावजूद इसके सिप्री की एक रिपोर्ट है जिसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो बोलता है कि अभी भी इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयात करता है और दुनिया में अगर 100 रुपए के हथियार खरीदे जा रहे हैं तो उसमें 9.8% की हिस्सेदारी केवल भारत की है।
ठीक है। 2 नंबर पर आपको याद रखना चाहिए कि सऊदी अरब है सिप्री के अनुसार जो हथियारों की खरीद करता है, और 3 नंबर पर कतर है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त जानेंगे कि अभी हम लोगों ने क्या स्पेसिफिक करना शुरू किया है। तो हल्के लड़ाकू विमान और ड्रोन का उत्पादन अपने यहाँ ही करना शुरू किया है। एआई और साइबर सिक्योरिटी का रक्षा क्षेत्र में उपयोग बढ़ता जा रहा है, और इस चीज़ को भी हम लोगों ने एम्फेसाइज किया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर भी हम लोगों ने एम्फेसाइज किया हुआ है कि एआई और साइबर सिक्योरिटी को रक्षा क्षेत्र में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ करें। क्यों ऐसा? बिकॉज एक टर्म आप लोगों को जानना चाहिए विच इज़ 5th जनरेशन वॉर। ठीक है, 5th जनरेशन वॉर का मतलब होता है कि किसी भी देश के साथ अगर आप लड़ना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो फिजिकल वॉर की जगह अगर आप गैर सैन्य कार्रवाइयाँ करते हैं, जैसे सोशल इंजीनियरिंग उस जगह की ख़राब कर दीजिए, वहाँ के लोगों के बीच गलतफहमियाँ पैदा कर दीजिए, क्षेत्रवाद या सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं उत्पन्न कर दीजिए, गलत सूचनाओं के द्वारा उस देश के रेपुटेशन को आप नष्ट कर दीजिए, या फिर साइबर हमले के द्वारा उस देश की रक्षा और आर्थिक प्रणालियों को नष्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इन सारी हमलों को संज्ञा दी जाती है 5th जनरेशन वॉर की, और कोई सा भी देश जो 21st सेंचुरी में 5th जनरेशन वॉर से बचना चाहता है, उसको अपनी एआई पर अच्छे तरीके से काम करना होगा, और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र और स्टार्टअप की भागीदारी में वृद्धि की बात की जा रही है 2025 में। आप लोगों को पता होगा कि 2032 तक भारत सरकार का टारगेट है कि इंडिया को 10 ट्रिलियन यूएसडी की इकोनॉमी अपनी हम लोगों को बना देनी है बाय द एंड ऑफ 2032। और अगर 2032 तक 10 ट्रिलियन यूएसडी की हम लोगों को इकोनॉमी बनानी है, तो इसके लिए जो निजी क्षेत्र है या स्टार्टअप्स हैं, उनको हम लोगों को मोटिवेट करना होगा। अब बात आती है कि भैया हम लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट क्यों करना पड़ रहा है अपने डिफेंस सेक्टर में। तो बढ़ती हुई क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण कब हमारे देश के ऊपर कहाँ से साइबर हमला हो जाए, या चाइना या पाकिस्तान के साथ हम लोग कब युद्ध जैसी परिस्थितियों में चले जाएं, इसका कोई पता नहीं है। इसीलिए हम लोगों को अपने डिफेंस सेक्टर को इन्हेंस करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश में भी एक राजनीतिक संकट आया हुआ है, पता ही है आप लोगों को। बांग्लादेश में हाल के दिनों में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। वहाँ पे शेख हसीना साहिबा 2 लेजिटिमेट तरीके से चुनाव जीत करके आई थी, लेकिन उनको वहाँ के चरमपंथी कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशंस ने राजनीतिक रूप से निर्वासित कर दिया है, एग्जाइल कर दिया है, और अभी के समय में वो भारत में रहने को मजबूर हैं। तो कट्टरपंथी अगर संगठनों की गतिविधियां बढ़ेंगी, तो ये ऑटोमेटिकली इंडिया को नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया को हैम्पर करने का प्रयास करेंगी, और इसको काउंटर करने के लिए हमको अपने डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ ही, लगभग 4096 किलोमीटर, और इतनी बड़ी एरिया पर हम लोगों को बाड़ वगैरह लगाना होगा। बहुत जगह आप लगा भी नहीं सकते हैं बिकॉज नदियां हैं, तो उन सारी जगहों पर हम लोगों को अपनी निगरानी का तंत्र स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके अतिरिक्त आप लोगों को पता ही होगा कि अगर बांग्लादेश में संकट आया, तो ये ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा पश्चिम बंगाल में एक अप्रवासियों के संकट के तौर पर। यहीं पर पश्चिम बंगाल में चिकन नेक कॉरिडोर है या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रेस्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट करने का एक लौता मार्ग है। क्या? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। वहाँ पर इंडिया की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो मात्र 20-22 किलोमीटर है, और हमेशा भारत के जो दुश्मन हैं वो इस इलाके में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने रक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हाल के दिनों में नेपाल भी चीन के बहकावे में आकर के भारत के साथ सीमा विवादों को अनावश्यक रूप से बढ़ा रहा है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तराखंड के काला पानी में या लिम्पिया धुरिया में या लिपू लेक जैसी जगहों पर
नेपाल ने अपना आधिपत्य क्लेम किया हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप लोगों को ये भी जानना चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं कि सुगौली की संधि किससे संबंधित है या उसका ईयर क्या है। तो जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल की सरकार के मध्य 1816 में एक सुगौली की संधि की गई। आगे जाकर के 1950 के भारत नेपाल मित्रवत संबंधों के लिए, पीस ट्रीटी के लिए इसी 1816 की सुगौली की संधि को आधार बनाया गया और नेपाल अब इसके बहुत सारे क्लॉजेस को मानने से इनकार कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे सुगौली की संधि किससे संबंधित है, किन दो राष्ट्रों के मध्य है, तो एक तरफ भारत और एक तरफ नेपाल। ईयर क्या है, 1816। और आगे जाकर के जब देश आज़ाद होता है तो 1950 में ऐसी ही एक पीस ट्रीटी हम लोग साइन करते हैं नेपाल के साथ। ठीक है, तो ये समस्याएं हैं नेपाल के साथ। तो दो नेपाल को हम लोग अपने एक अच्छे पड़ोसियों के तौर पर कंसीडर करते थे, बट वो भी आजकल चीन के बहकावे में आकर उलझुल हरकतें करता है। तो उस जगह पर भी हमको, जहां अभी तक हम लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, वहां पर भी कुछ हम लोगों को अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना होगा। भारत और चीन के संबंध तो जग जाहिर हैं कि भैया समय समय पर खराब होते रहते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय ही उन लोगों ने हमारी पीठ में छुरा भोंका था। नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई करते रह गए और वो लोग 1962 में अवैध रूप से उन्होंने हमारे ऊपर चीनियों ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोनों देशों के मध्य जो सीमा निर्धारण के लिए मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 में शिमला समझौते के तहत किया गया था, इसको भी चाइना मान्यता नहीं देता है, ये बोल करके कि ये औपनिवेशिक गुलामी का एक आपको इंडिकेशन है। तो LAC पर भी हम लोग समय समय पर तनाव देखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोकलाम विवाद को आप देख लीजिए। और अभी हाल के समय में चाइना ने 2 कैलाश पर्वत और मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की इच्छा जताई है, बट चीन की नीतियां हमेशा संदिग्ध रहती हैं, उस पर हम लोग बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अब इन चुनौतियों को काउंटर करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, तो भारतीय नौसेना को स्ट्रेंथ करने के लिए हम लोगों ने INS अरिघात को उतारा है, जो भारत की परमाणु शक्ति को बढ़ावा देगा। पहले इंडिया का न्यूक्लियर ऊर्जा से चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी एक ही थी, जिसका नाम था अरिहंत। अब हमारे पास ऐसी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन आ रखी है जिसका नाम है अरिघात। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ऐसी 2 न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया के पास है, पहला अरिहंत, दूसरा अरिघात। इसके अतिरिक्त INS तुसील तैयार हो गया है, जो मिसाइल फ्रिगेट से युक्त होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिजिनस तौर पर हम लोगों ने विकास किया हुआ है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड का। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भैया ये प्रचंड क्या है, तो प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। कभी कभी वॉर्स में आप बहुत हेवी जहाज़ों को, फाइटर प्लेन्स को नहीं भेज सकते हैं, तो वैसी सिचुएशन में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स काम आते हैं, और वैसा ही भारत ने इंडिजिनस तरीके से बनाया है प्रचंड को। इसके अतिरिक्त 21st सेंचुरी जेंडर इक्वालिटी की सेंचुरी बताई जा रही है, तो हम लोगों को वीमेन को भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने की ज़रूरत है। अभी हाल फिलहाल में 128 महिला अधिकारियों को 2024 में प्रमोट किया गया, और पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है साधना सक्सेना नायर। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है, साधना सक्सेना नायर। और मेक इन इंडिया जो 2014 का कैंपेन था भारत का, कि भारत में आपको बनाना है। पहले इंडिया क्या करता था कि हथियारों का केवल आयात कर लेता था, अब इंडिया ऐसे आयात, अगर इंडिया कर भी रहा है ना, तो ऐसे आयात समझौतों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र की जा रही है। बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के चीज़ें हम लोग लेने में बहुत इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको जानना चाहिए कि 2024-25 में भारत का रक्षा बजट 6.22 लाख करोड़ रुपए था, और इसमें 2025-26 में
9.53% की वृद्धि करके इसको 6.81 लाख करोड़ रुपए का बना दिया गया है। और बोला जा रहा है कि भैया 75% जो पूंजीगत खरीद होगी, जो भी इक्विपमेंट्स के लिए रॉ मटेरियल आएगा, पार्टिकल्स आएंगे, उनकी खरीद, गुड्स आएंगे, उनकी खरीद हम भारतीय कंपनियों से ही करेंगे। ये इंश्योर करेंगे कि भारतीय कंपनियों से ही हम खरीदारी करें ताकि कुछ भारतीयों को रोजगार मिले और इसके कारण हमारी जो भी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होगा वो भी हम ही तक कॉन्फाइंड रहेगा। स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता पहले 1.5 करोड़ प्रोविजन था, अब उसको बढ़ा के 25 करोड़ कर दिया गया है, बिकॉज डिफेंस सेक्टर में 1.5 करोड़ कोई बहुत बड़ी राशि नहीं मानी जाती है। इसके अतिरिक्त पीटी वगैरह में पूछ देंगे कि भैया डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता किसने स्टार्ट किया हुआ है, तो 1958 में एस्टैब्लिश डीआरडीओ ने हाल फिलहाल में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए रक्षा क्षेत्र में डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता को आयोजित करवाया है। तो कंक्लूडिंग तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि 2025 अपने आप में भारत के लिए एक निर्णायक वर्ष साबित होगा और फिर भी क्या हम आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के साथ वैश्विक ताकत बन पाएंगे, ये भविष्य ही डिसाइड करेगा। बड़ी बड़ी बातें करना एक चीज़ और उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, एक्सिक्यूशन अलग चीज़। तो अगर जितनी प्लानिंग हम लोगों ने की हुई है, अगर उनको हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो विदाउट एनी डाउट हम लोग डिफेंस सेक्टर में बहुत स्ट्रांग होंगे। और जो अभी का प्रेजेंट सिनेरियो है कि काफ़ी हथियारों का हमको आयात करना पड़ रहा है, जिसके कारण विदेशी मुद्रा की हानि होती है और हमारी कहीं ना कहीं निर्भरता बढ़ जाती है विदेशी देशों पर। इस सिनेरियो से मुक्ति मिलेगी और हम लोग खुद से बहुत स्ट्रांग हो पाएंगे। तो ये कुछ इनपुट था भारत के डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, जिनको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। और मेंस आंसर राइटिंग के इतर प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से भी आपको बहुत सारे फैक्ट्स, वी आर होपफुल कि यहाँ मिला होगा, जैसे प्रचंड क्या है या बहुत सारे डेटा वगैरह हम लोगों ने बताया। बट फिर भी कोई अगर आपको लगता है कि किसी आपके प्रश्न का जवाब देना इस वीडियो में हम लोगों से छूट गया है, तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे पास कमेंट के रूप में भेज सकते हैं, हम लोग रिप्लाई कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको एक बार लाइक कर देंगे, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। और आपकी मित्र मंडली में अगर कोई ऐसे होंगे जो मेंस वगैरह देने वाले हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि उनके साथ आप प्लीज़ इसको शेयर कर देंगे। थैंक यू, हैव फन।